2016 में मैं पहली बार अमेरिका आया F1 वीज़ा पे और मैंने पढ़ाई की नॉर्थ ईस्टर्न यूनिवर्सिटी से 2.5 साल। उसके बाद मुझे जॉब मिली तो मैं F1 OPT पे गया और जब मैं जॉब कर रहा था उस टाइम पे एम्प्लॉयर ने मेरे लिए H1B एप्लीकेशन के लिए फ़ाइल किया और मैं बहुत लकी मानता हूँ खुद को और बहुत ग्रेटफुल भी हूँ कि मुझे H1B लॉटरी में मेरा फर्स्ट टाइम में ही एप्लीकेशन पिकअप हो गया और मुझे H1B वीज़ा मिल गया। अगर अभी का आप सिनेरियो देखोगे तो बहुत सारे लोग हैं जिनका मल्टीपल अटेम्प्ट के बाद भी एप्लीकेशन पिकअप नहीं हो रहा है और उनको लॉटरी में चांस नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से उनको कुछ ऑल्टरनेट रास्ता ढूंढना पड़ता है। जैसे अगर उनका एम्प्लॉयर कनाडा में भी है, लाइक उनका कनाडा में भी ऑफिस है, तो वो लोग कनाडा शिफ्ट हो जाते हैं या फिर यूके शिफ्ट हो जाते हैं, या फिर बहुत सारे लोग डे 1 CPT करते हैं जिसमें आप वापस कॉलेज स्टूडेंट बन जाते हो और वो कॉलेजेस ऐसे होते हैं जहाँ पे आप डे 1 से आप काम कर सकते हो। तो वो सब ऑल्टरनेट तरीके हैं जिसके बारे में हम किसी दूसरे वीडियो में बात कर सकते हैं कि अगर आपका H1B लॉटरी में पिकअप नहीं हुआ तो आपके पास क्या ऑप्शंस हैं। लाइक आई हैव ऑलरेडी सेड, H1B वीज़ा मिलना बहुत ही मुश्किल होता जा रहा है ईयर बाय ईयर, क्योंकि नंबर ऑफ एप्लीकेशंस बढ़ते जा रहे हैं और जो नंबर ऑफ स्लॉट्स हैं, जितने वीज़ाज जो इशू होते हैं हर साल, वो फिक्स हैं 85,000 पे। अगर US गवर्नमेंट ने नंबर ऑफ वीज़ाज नहीं बढ़ाया तो आप समझ लो कि उतना ही डिफिकल्ट होने वाला है फ्यूचर में। एनीवेज, वो एक डिफरेंट टॉपिक है। लेट्स कम बैक टू द टॉपिक ऑफ द वीडियो। मैं पिछले 4-5 साल से H1B वीज़ा पे हूँ और मुझे एक अच्छा फेयर आइडिया लग चुका है कि ये वीज़ा में क्या रिस्ट्रिक्शंस आपके ऊपर लगते हैं, क्या आपको फ़ायदा मिलता है, क्या आपको नुकसान मिलता है। तो आई थिंक आई एम इन अ गुड पोजीशन टू टेल यू गाइस कि मेरा कैसा एक्सपीरियंस है इस वीज़ा पे। और अगर आप ये सिमिलर जर्नी पे हो, अगर आप F1 के लिए यहाँ पे आ रहे हो एज अ स्टूडेंट, फिर इवेंचुअली आप H1B वीज़ा पे जाओगे, तो आपको एक फेयर आइडिया होना चाहिए कि इस वीज़ा में क्या आपको बेनिफिट मिलेगा, क्या आपके लिए नुकसान होने वाला है। मतलब प्रोज एंड कॉन्स दोनों चीज़ें आपको पता होना चाहिए। आगे जाने से पहले मैं क्लैरिफाई करना चाहता हूँ कि मैं बहुत ही ग्रेटफुल हूँ और बहुत ही लकी मानता हूँ खुद को कि मुझे H1B वीज़ा मिला, क्योंकि इसके थ्रू ही मैं यहाँ पे रहना कंटिन्यू कर सकता हूँ और जॉब कर सकता हूँ और पैसे कमा सकता हूँ और मेरे सारे फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस जो भी हैं उनको पूरा कर सकता हूँ। अगर ये नहीं मिलता मुझे तो बहुत ही डिफ़िकल्टी होती और शायद मैं अमेरिका में नहीं होता इस टाइम। बट हर चीज़ के कुछ प्रोज होते हैं तो कुछ कॉन्स भी होते हैं। तो आज मैं आप लोगों को कुछ कॉन्स बताना चाहता हूँ, लाइक कुछ ऐसी चीज़ें जो H1B वीज़ा में मे बी आपने नहीं एक्सपेक्ट किया होगा, बट बाद में अगर आप जाओगे तो आपको रियलाइज होगा कि यार एक तरह से रिस्ट्रिक्शन लगा हुआ है मेरे ऊपर। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स डिस्कस सम ऑफ द नेगेटिव पॉइंट्स ऑफ H1B वीज़ा। और सबसे पहला पॉइंट जो मैं आपको बताऊंगा वो ये है नंबर ऑफ एम्प्लॉयर्स का। H1B वीज़ा जो है वो स्पेशलिटी ऑक्यूपेशन वीज़ा है। तो यहाँ पे अमेरिका में एक एम्प्लॉयर स्पॉन्सर करता है किसी इंटरनेशनल पर्सन को कि वो अमेरिका में आके यहाँ पे काम करे। और द लॉजिक बिहाइंड दैट इज़ कि उनको अमेरिका में टैलेंट नहीं मिल रहा है इनफ, इसलिए वो लोग किसी इंटरनेशनल बंदे को स्पॉन्सर कर रहे हैं कि वो यहाँ पे आके काम करे। तो इसीलिए इस वीज़ा का रूल है कि जो भी बंदा स्पॉन्सर हो रहा है वो सिर्फ एक ही एम्प्लॉयर के लिए काम कर सकता है जिसने उसको स्पॉन्सर किया है, वो कोई और काम नहीं कर सकता है। बट बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनका ओवर टाइम इंटरेस्ट बदल जाता है। जैसे आज वो IT में हैं, 4-5 साल काम किए, उसके बाद उनको लगता है कि उन्हें कुछ और करना चाहिए। कुछ लोग जैसे बिजनेस करना चाहते हैं, कुछ लोग अगर उनको जैसे फोटोग्राफी में इंटरेस्ट आ गया तो आप चाहते हो कि आप फोटोग्राफी के थ्रू पैसे कमा लो। बट H1B वीज़ा पे रिस्ट्रिक्शन है कि आप ये सब नहीं कर सकते हो। अगर आप करोगे तो आपका H1B वीज़ा कंडीशंस वायलेट हो जाएंगे और फिर आपको अमेरिका छोड़ना पड़ेगा। और यहाँ पे कुछ टाइम तक रहने के बाद आपका एक लाइफस्टाइल बन जाता है, आपका एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हो जाता है, तो वो गिव अप करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। और इसीलिए बहुत सारे लोग H1B वीज़ा को गोल्डन हैंडकफ्स भी बोलते हैं कि आपको पैसे तो अच्छे खासे मिलेंगे बट आप उस जॉब में बंधे हुए हो और आप कुछ और नहीं कर सकते हो। कुछ लोग तो बहुत आगे चले जाते हैं और ऐसा भी बोलते हैं कि ये H1B वीज़ा जो है वो एक कॉर्पोरेट स्लेव वीज़ा है, जिसके थ्रू अमेरिकन कंपनीज स्लेव्स को लेके आती है और यहाँ पे फोर्सफुली काम करवाती है, जिससे मैं बिल्कुल अग्री नहीं करता हूँ। स्लेव वो होता है जिसके पास परमिशन नहीं है छोड़ के जाने की और उसको फोर्सफुली काम करवाया जा रहा है। यहाँ पे आपके पास पूरी आज़ादी है। अगर आपको नहीं अच्छा लग रहा है, अगर आपको नहीं पसंद आ रहा है आपका जॉब यहाँ पर रहना, तो आप कभी भी छोड़ के जा सकते हो, किसी ने आपको रोका नहीं है, आप विलिंगली यहाँ पे काम कर रहे हो। बट अगेन कमिंग बैक टू माई पॉइंट, H1B वीज़ा में डेफिनेटली रिस्ट्रिक्शंस तो हैं। और अगर आप ऐसे इंसान हो जिसके और भी एस्पिरेशंस है, कुछ और भी आप करना चाहते हो इवेंचुअली और IT में ही नहीं रहना चाहते हो, तो आपको फिर सोचना पड़ेगा कि मे बी H1B वीज़ा इज़ नॉट राइट फॉर यू। दूसरा सबसे नेगेटिव पॉइंट जो मुझे लगता है H1B वीज़ा का वो है वीज़ा रिन्यूअल। अब तक जितनी बार भी मैं इंडिया गया हूँ, या तो वेकेशन करने के लिए या तो मेरी फैमिली से मिलने के लिए, हर बार मुझे मेरा वीज़ा रिन्यू कराना पड़ता है।
मैंने बीच में एक एम्प्लॉयर भी चेंज किया, तो अगर जब आप एम्प्लॉयर चेंज करते हो तो आपके वीज़ा पे नए वाले एम्प्लॉयर का नाम आएगा, तो उस टाइम में भी मुझे मेरा पासपोर्ट सबमिट करना पड़ता है। पहले तो एम्बेसी में अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा जिसके लिए आपको फ़ीस भरनी पड़ेगी। तो लास्ट टाइम आई चेक $240 का वो फ़ीस था, तो छोटा अमाउंट नहीं है। और अगर आपके साथ आपकी वाइफ भी है तो उसका फ़ी आपको भी पे करना पड़ेगा, तो दैट्स 240 + 240। और तो एक्सपेंसिव तो है ही, बट उससे भी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, क्योंकि पहले तो आपको अपॉइंटमेंट लो, आप इंडिया जा रहे हो ऑफिस से छुट्टी लेकर के, तो आपके पास 3 से 4 हफ्ते ही है मैक्स टू मैक्स, और उसमें ही आपको इंडिया में घूमना भी है, फैमिली से मिलना है, और आपको फिर एक अपॉइंटमेंट भी मिलना चाहिए सही टाइम पे, ताकि जब आप अपना पासपोर्ट सबमिट करो तो सही टाइम में आपको पासपोर्ट वापस मिल जाए, ताकि आप वापस सही टाइम पे आ पाओ। कुछ लोगों के साथ ऐसा भी होता है कि उन लोगों ने पासपोर्ट सबमिट किया और बहुत टाइम लगा उनको पासपोर्ट रिटर्न करने में, और उनकी फ़्लाइट जो है मिस हो गई, तो उनको अपना रिटर्न टिकट चेंज करना पड़ा। तीसरी प्रॉब्लम जो है H1B वीज़ा के साथ वो है ग्रीन कार्ड बैकलॉग। स्पेसिफिकली इंडियंस के लिए ऐसे देखा जाए तो H1B वीज़ा एक नॉन इमिग्रेंट वीज़ा है, जिसका मतलब है कि आप यहाँ पे सिर्फ टेम्परेरी रहना चाहते हो, काम करना चाहते हो, और कुछ टाइम के बाद आप अपनी कंट्री वापस चले जाओगे। बट H1B वीज़ा यूनिक है क्योंकि उसको डुअल इंटेंट वीज़ा भी बोला जाता है। आप H1B के थ्रू यहाँ पे पहले तो टेम्परेरी रह सकते हो, पर इवेंचुअली आप यहाँ पे परमानेंट सिटीजन बन सकते हो, उसमें ये प्रोविजन है। बट इंडियंस के लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम चल रहा है कि जो बैकलॉग है ग्रीन कार्ड का वो इतना ज़्यादा हो गया है कि 10 से 15 साल का बैकलॉग है, और रियलिस्टिकली अगर बात करें तो आपका नंबर जब तक आएगा तो 100 साल भी हो सकता है, बहुत लोग ऐसा बोल रहे हैं। प्रॉब्लम इसमें ये है कि बहुत सारे लोग हैं जो 10 साल से 15 साल से H1B वीज़ा पे हैं और बार बार वो रिन्यू करते जा रहे हैं, पर उनको परमानेंट रेजिडेंसी नहीं मिल रही है, उनके बच्चे यहाँ पे स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं। और H1B वीज़ा में अगर आपका जॉब चला जाता है तो आपके पास सिर्फ 60 डेज होते हैं नया जॉब ढूंढने के लिए। अगर आप उसमें नहीं ढूंढ पाए, रिसेशन चल रहा हो जैसे भी चल रहा है, और पिछले साल बहुत प्रॉब्लम्स हुई थी लोगों को, तो उस टाइम पे आप यहाँ पे अगर आपने घर खरीद लिया, आपके बच्चे स्कूल जा रहे हैं, आपका पूरा फैमिली यहाँ पे सेटल्ड है, विद इन 60 डेज योर लाइफ कैन टोटली चेंज एंड यू माइट हैव टू लीव द कंट्री एंड गो बैक टू योर ओन कंट्री। उस टाइम पे बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं आपको, क्योंकि एक अनसर्टेनिटी रहती है, कुछ भी हो सकता है आपके साथ, आपका फ्यूचर जो है यहाँ पे वो सिक्योर नहीं है, और बहुत सारे लोग उस सिचुएशन में उस प्रेशर को झेल नहीं पाते हैं, राइट। और इट्स क्वाइट नेचुरल कि अगर आप ऐसी सिचुएशन में रहोगे तो आपके लिए भी डिफिकल्ट होगा। फोर्थ और फाइनल पॉइंट जो ऑलरेडी मैंने थोड़ा बहुत मेंशन कर दिया है वो ये है कि अगर आपका करंट जॉब जाता है, अगर आप फायर हो जाते हो या फिर अगर आपको ले ऑफ कर दिया जाता है, आपके पास सिर्फ 60 दिन होते हैं जिसमें आपको नया जॉब ढूंढना है, और जो नया एम्प्लॉयर है उसको आपका नया H1B एप्लीकेशन फाइल करना है। अगर वो 60 डेज में नहीं हो पाया तो आप आउट ऑफ स्टेटस हो, आपको कंट्री छोड़ना पड़ेगा या फिर आपको किसी और वीज़ा पे ट्रांसफ़र लेना पड़ेगा। तो ये सिचुएशन आपके लिए बहुत ही स्ट्रेसफुल हो सकती है, क्योंकि 60 डेज में जॉब ढूंढना बहुत ही मुश्किल टास्क है, और मतलब बहुत सारे लोगों ने किया भी है, बट आप सोचो कि कितना मेंटल प्रेशर होता है उस टाइम पे। और यूजुअली आपका जब ले ऑफ होता है उस टाइम पे मार्केट सिचुएशन अच्छी नहीं होती है, तो जॉब भी मिलना मुश्किल होता है। जैसे लास्ट ईयर बहुत सारे लोग को हुआ, अभी भी वो प्रॉब्लम चल रही है, तो वो एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है H1B वीज़ा के साथ। आई होप आपको थोड़ी क्लैरिटी मिली हो H1B वीज़ा के बारे में कि क्या उसके नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं, और अगर आपके पास कोई और एडिशनल पॉइंट्स है तो प्लीज़ उसको कमेंट सेक्शन में डालो, और अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ नाइस डे।